उसका सबसे ज्यादा क्या है। ठीक है, और कोई डाउट बच्चों? और किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे चलूं? आगे चले बच्चों? ठीक है, तो ये एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमारी सारी खत्म हो गई। 10th लेवल तक में आपको यदि पूछा जाता सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, तो आप कहते थे पोटेशियम। उससे छोटी क्लास में 8th लेवल पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल तो हम कहते थे सोडियम। 8th लेवल पर सोडियम, 10th लेवल पर पोटेशियम, और 11th 12th लेवल पर सीजियम। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर लेवल वाइज अलग अलग है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। मैं एक बार फिर से रिकैप कराता हूं बच्चों, जितनी चीजें मैंने एस ब्लॉक की पढ़ाई, फिर हम चलते हैं पी ब्लॉक पर। जो जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है 2-3 दिन की क्लास में, एक बार फिर मैं रिकैप कराता हूं। पहला था सॉफ्ट मेटल। सर वीडियो ऑफ है सर। एक मिनट, वीडियो ऑफ है। यहां से तो ऑन है, आ तो रहा है। नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ आ रहा। आ रहा है सर। पहला है सॉफ्ट मेटल एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने इसको डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर एक से जो बच्चे का क्लास छूट गया है, 1 से लेकर लास्ट तक मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको पूछ ले। लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड strong reducing agent, strong reducing agent। तीसरा पॉइंट है exist in solid form। चौथा पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर बहुत सारा सोनरस वो जितने भी चीज थे। पांचवा कलर टू फ्लेम, कलर टू फ्लेम। छठा फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्म ionic compounds mostly except lithium, beryllium and magnesium। बहुत सारे बुक में ओनली बेरिलियम दिया हुआ होगा, ओनली बेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम। सातवां मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन। आठवां ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है। कितना है? +1 एंड +2। फिनिश हो गया। किसी बच्चे को इन पॉइंट्स में डाउट्स है तो पूछें, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। 5th वाला कलर टू फ्लेम क्या है? ये पढ़ाया हुआ था कि जब हम फ्लेम में मतलब गर्म करते हैं, फ्लेम की जो एनर्जी है, उस फ्लेम की एनर्जी से ये देता था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये 2 नहीं देते थे कलर टू फ्लेम, बाकी सारा कलर टू फ्लेम दे रहा है। क्या होता था? सिर्फ 2 नहीं देते थे कलर टू फ्लेम, बाकी जितने हैं वो सारे दे रहे हैं कलर टू फ्लेम। पढ़ाया हुआ है मैंने। और किसी बच्चे को कोई डाउट? सर दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम ताकत लगेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम ताकत लगेगा, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होता है पूरे पीरियड में, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे कम ताकत लगता है, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी से देगा उतना उसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर एजेंट होगा वो। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन देना रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जल्दी देना मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और कोई डाउट? बोलो, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। छठा पॉइंट है आयनिक कंपाउंड। ये सारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव बन जाएंगे और दूसरा लेने वाला होगा। इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आयनिक कंपाउंड्स बनता है। समझ आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आयनिक कंपाउंड बनेगा। और कोई बच्चा? सर लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम सर नहीं बनाएगा। हाँ, ड्यू टू साइज और फजान रूल। ड्यू टू साइज स्मॉलर या फजान रूल, उसमें भी आयनिक कैरेक्टर है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर का अमाउंट 50% से थोड़ा कम है। और कोई बात? और कोई बच्चा? और किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे अनन्या, आपको? यस सर, आ गया समझ में। नहीं अपर्णा, आपको? यस सर, समझ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बचता है रिद्धि, सत्यम। आप लोगों को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम इसे मैं मिटा रहा हूं। अब मैं चल रहा हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, क्योंकि पी ब्लॉक ये सारे जो प्रॉपर्टी मैं कर रहा हूं, इससे क्या होगा, जो आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो पढ़ना है ना, वो आधा खत्म हो जाएगा यहीं पर। जो एस और पी ब्लॉक पढ़ना है वो आधा खत्म हो जाएगा यहीं पर। मुझे सारे बच्चे मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में कि किस किस का मॉर्निंग में स्कूल होता है या स्कूल की क्लास होती है, तो मैं उसके हिसाब से मॉर्निंग की क्लासेज और इवनिंग की क्लासेज अरेंज कर दूंगा। तो आप लोग मुझे कर दीजिए, क्योंकि मैथ्स वाले सर ने भी कहा है, फिजिक्स वाले सर ने भी कहा है, तो मुझे बता दें ताकि मैं क्लास आप लोगों का एडजस्ट कर सकूं। ठीक है, अगला करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into p सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है? p सबसेल में। तो इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है NH2 NP126। NH2 NP126। p
P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। ये है इनके जनरल फॉर्मूला P1, P2, P3, P4, P5 और P6। समझ आया? अब देखिए P1 के अंदर कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। P2 के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। सबसे पहला चीज करते हैं, क्या देखते हैं पी ब्लॉक के अंदर? सबसे पहली चीज, इसमें तीनों तरह का एलिमेंट है। पी ब्लॉक के अंदर सबसे जो मेन चीज है, इट कंटेन्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तीनों तरह के एलिमेंट्स है। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इसके अंदर तीनों तरह के एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक के अंदर तीनों तरह के एलिमेंट्स हैं। समझ आया? मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तीनों तरह के एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। समझ आया बच्चों? किसी को कुछ पूछना है? चलिए अब देखिए कौन कौन से हैं मेटल्स, कौन कौन से नॉन मेटल्स, कौन के मेटल्स। हमने एक सीढ़ी बनाई थी, फिर उसे रिकॉल करते हैं। यही थी हमारी वो सीढ़ी जिससे हम डिवाइड करते थे कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटलॉइड्स हैं। ये है हमारे मेटलॉइड्स, ये है हमारे मेटलॉइड्स, ये है मेटलॉइड्स, ये है मेटलॉइड्स और ये है। 8 हमारे पास मेटलॉइड्स आ रहा है। इससे इधर वाला मेटल है और इधर वाला नॉन मेटल है। तो हमने पी ब्लॉक में क्या देखा? तीनों तरह का एलिमेंट्स है इसके अंदर। जिस तरह एस ब्लॉक में क्या था? सिर्फ और सिर्फ मेटल था। एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल था, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी। और हम और क्या देखते हैं? इसमें गैस में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है।
तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स या states, in all three states, solid, liquid and gases. क्या देख रहे हैं, ये तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। किसी बच्चे को कोई डाउट है? 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा, अब देखते हैं, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटल वाइट्स भी हैं। तो मेटल्स में किस तरह की बॉन्डिंग है? ये मेटल्स जो हैं इसमें किस तरह की बॉन्डिंग है? सॉफ्ट मेटल हैं ये। इस सारे मेटल्स हैज इलेक्ट्रॉन C मॉडल मेटेलिक बॉन्डिंग। तो ये वीक बॉन्डिंग है, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बट ग्रेटर देन S ब्लॉक, बट ग्रेटर देन S ब्लॉक मेटल्स। S ब्लॉक मेटल से थोड़े ये मजबूत हैं। सोडियम को नाखून से भी खुरच दिया जाता था, लेकिन एल्युमिनियम को नाखून से नहीं खुरच सकते। सोडियम को नाखून से भी खुरच दिया जाता था, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं खुरच सकते। तो ये उससे थोड़ा ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज बढ़ गया, एल्युमिनियम पे +3 आ गया और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाने के कारण अट्रैक्शन बढ़ गई, और अट्रैक्शन बढ़ गई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारा चीज बढ़ गया। एल्युमिनियम की जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ऑलमोस्ट 700 के आसपास होती है, तो वो सोडियम के कंपैरिजन में बहुत मजबूत है, उसका 67 होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है इस पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में? सर आप थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा ठीक है, जगह ही नहीं है ना मेरे पास, ये बोर्ड छोटा है मेरा, तो यहाँ जगह ही नहीं बन रही है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं आप। अच्छा, तो फिर हम एक काम करते हैं, इसमें से किसी को मिटाते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप समझ लीजिए। हमने लिखा है मेटल हैज इलेक्ट्रॉन C मॉडल, जो P ब्लॉक का एलिमेंट्स है, P ब्लॉक का मेटल्स है, उसमें है कि मेटल हैज इलेक्ट्रॉन C मॉडल। ये मेटेलिक है, वीक बॉन्डिंग है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बट ग्रेटर देन S ब्लॉक मेटल्स, S ब्लॉक मेटल से ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके चार्ज बढ़ गए। चलो ठीक है, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट जो हमारा है वो है अगला पॉइंट हमारा है चौथा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? अलग अलग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार आएगा। बोरोन का +3, -3 और 0, एल्युमिनियम का +3 0, +3 -3, गैलियम का 0 +3 -3, इंडियम का 0 +1 +3, इंडियम का 0 +1 +3, +1 मोर, मोस्टली ये +1 दिखाता है और +3 रेयरली दिखाता है।
लेस। समझ आया? ऐसा क्यों? ये दोनों तीनों तो +1 नहीं दिखाया, ये दोनों +1 क्यों दिखा रहा है नीचे वाला? कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है? कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है कि इंडियम और थैलियम में? रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंडियम एंड थैलियम shows +1 oxidation state. Why? Indium and thallium shows +1 oxidation state. Why? बताएं। इंडियम और थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं? आनंद बताओ भाई। चंद्रास क्यों होता है ऐसा? बाकी तो 3+1 नहीं दिखा रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आना है पेपर में, बार बार। मैंने क्या कहा है, कंपटीशन वहीं होता है जहां पर एक्सेप्शन हो जाएगा। कंपटीशन वहीं से क्वेश्चन पूछेगा जहां एक्सेप्शन होगा। यहां पर एक्सेप्शन आ गया कि बाकी तो +3 सारे दिखा रहे हैं, -3 भी दिखा रहे हैं। यहाँ -3 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कम होते हैं। -3 यहाँ भी -3, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन +1 क्यों दिखाया नीचे वाले दो ने? नहीं बता सकता कोई बच्चा? चलो इसका ऑर्बिट बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इसमें चले जाते हैं, इसलिए बाहर के इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही रहते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। इसका आंसर आप लिखेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका आंसर हम लिखेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। आंख मूंद करके जब भी ये सवाल आएगा, हर एक में पूरे इसको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के 13, 14, 15, 16, 17, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, और ये आना ही है, तो आपको यही आंसर लगा देना है हर में। जैसे देखिए, हम इसका लेते हैं, कार्बन क्या दिखाता है? +2, +4, -4, -2, सॉरी, +2, -2। कार्बन दिखाएगा +2, -2, +4, -4। 0 तो सभी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा +2, +4, -2, -4। ये दिखाएगा +2, +4, -2, -4। और ये दिखाएगा +2, +4 और -4 भी और +2 भी। लेकिन +4 कम दिखाएगा। +4 और -4 का लेस कैरेक्टर है, और इसका +2, +4 भी, -2 भी, -4 भी। लेकिन ये +4 वाला लेस दिखाएगा और -2 वाला मोस्ट दिखाएगा। +2 वाला कहेगा लेड किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है? लेड किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है? तो लेड +2 के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, जबकि ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन +4 में ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? ये होता है टू लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, shown by then general। ये भी बताऊंगा क्यों। shown then जनरल में जो दिखा रहा था, जनरल कंडीशन में जो दिखा रहा था, उससे 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जनरल कंडीशन में ये क्या दिखा रहा था? +3, उससे 2 कम कर दो तो ये +1 दिखाने लगा।
जनरल कंडीशन में दिखा रहा था, ओहो +2, ये गलत है, सॉरी ध्यान ही नहीं दिया, +4 और -4 ही, +4 और -4 ही, यहाँ 2 नहीं होगा। लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ 2 ही दिखाएगा, +4 लेस दिखाएगा, और यहाँ पर +2 मोस्टली दिखाएगा। क्यों? देखिए 3 और लेट +2 दिखा रहा है, ये सभी +2 नहीं दिखाएंगे, ये +4 -4 +4 -4 +4 -4 दिखा रहे हैं, लेकिन 10 +2 दिखाने लगा, लेट +2 दिखाने लगा। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पेपर में पी ब्लॉक में आना ही आना है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर साल इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन श्योर आएगा। तो आप आंख मूंद करके जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप में और ऑक्सीडेशन स्टेट लेस की बात करेगा, आप दे देंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसी बच्चे को कोई इसमें डाउट? उसी तरह हम नाइट्रोजन वाला करते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं, कार्बन वाले को जगह नहीं है मेरे पास, मैं अब लिख रहा हूं नाइट्रोजन वाले को। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नंबर्स नाइट्रोजन के ही हैं। फास्फोरस के -3, +3, +5 और 0। नाइट्रोजन का -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5। 9 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में इतना किसी का नहीं होता। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है उतना और कोई भी शो नहीं करता। फास्फोरस के केसेस में -3, +3, +5 और 0। आर्सेनिक के केसेस में भी यही, लेकिन एंटीमनी के केसेस में -3, +3, +5 और 0। +5 रेयर हो जाएगा अब। और बिस्मथ के केसेस में +3, -3 और 0, +5 नॉट। +5 जनरली ये नहीं दिखाएगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर बिस्मथ दिखाएगा, उससे कम एसबी, उससे ऊपर वाला नहीं दिखाता है। उसी तरह ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा और ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा। समझ आया बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, ये मैं अभी डिटेल डिस्कस करूंगा, बट मुझे लगता है टाइम हमारे पास है नहीं, तो जितना तक कोशिश करते हैं हम इसको करा देंगे। तो ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का हमने फिनिश किया। एक बार फिर से रिपीट करें। नाइट्रोजन का -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 9 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फास्फोरस का -3, +3, +5 और 0। आर्सेनिक का सेम। एंटीमनी का -3, +3 और 0। +5 कम हो गया अब ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और बिस्मथ का +3, -3 और 0, क्योंकि जनरल मैक्स था 5 से 2 कम कर दिया तो लेस हो गया, तो इसलिए +5 नहीं दिखाएगा, बाकी दिखाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप में -2, +2, -1, +1 और 0, 0। ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ऑक्सीजन। सल्फर क्या दिखाएगा? 0, +2, -2, +4 और +6। सेलेनियम 0, +2, -2, +4, +6। बेरिलियम 0, +2, -2, +4, +6 लेस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। 0,
+2 -2 +4 +6 नॉट। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ आया? अब नोबल गैसेस तो दिखाएगा नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसीलिए अब हम हेलोजन का कर लेते हैं। हेलोजन -1 और 0 ओनली, -1 और 0। हेलोजन ही एक ऐसा है जिसका अदर देन 0 फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद क्लोरीन -1 +1 +3 +5 +7। ब्रोमीन सेम। आयोडीन में -1 +1 +3 +5 +7 अब रेयरली हो जाएगा। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। एस्टेटिन +1 -1 0 तो हर में होगा, ये ध्यान रखना। 0 +3 +5 +7 नोट। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पूरी पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? पूरी पीरियोडिक टेबल में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, होल पीरियोडिक टेबल। और उसमें आपको जस्ट नीचे के जो दो हैं, जितने हैं उसमें सारे में नीचे के जो दोनों हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करे। एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आना ही आना है इस इनर्ट पेयर इफेक्ट से। आईआईटी हो, नीट हो, एडवांस हो, कोई भी सवाल, कोई भी कंपटीशन होगा, ये क्वेश्चन श्योर आएगा। सीबीएसई होगा, उसमें भी क्वेश्चन एक आना ही आना है। हमारे पास कितना टाइम बच रहा है अब? क्योंकि मुझे 5-7 मिनट चाहिए उसको समझाने के लिए। 3 मिनट है तो उसमें नहीं होगा, मैं दूसरा चीज बता देता हूँ। 3 मिनट है अभी तो चलो ठीक है, खत्म कर देते हैं। देखो ऐसा होता क्यों है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है और क्यों होता है, इस चीज को समझाते हैं। अब हमारे पास एक्चुअली 3 फैक्टर्स हैं। हमारे पास जो है वो 3 फैक्टर्स हैं, 3 चीजें हम कंसीडर करते हैं। देखिए 5वां पॉइंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और तीसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सवाल में हर जगह आता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को इसमें होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ये हर जगह आएगा और ये पता ही नहीं होता है बच्चों को कि क्या होता है। देखिए जब छोटा साइज होता है, जब छोटा साइज होता है तो इसके जो सब सेल हैं उसके एनर्जी के बीच में गैप कम होता है। जो छोटा सेल है तो छोटे सेल की जो सब सेल है उसके बीच का एनर्जी का गैप कम होता है। जो बड़े सेल हैं उसकी एनर्जी का गैप ज्यादा होता है, ठीक है। जब बड़ा सेल लेंगे, ये देखिए, तो उसमें बहुत सारे सब सेल, मैं बोरोन वाले ग्रुप का ले रहा हूं। बोरोन वाले में 3 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस सेल में, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये p के इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूं, एक अंदाजा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। जितने भी हैं अंदर बाहर, हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो ये बीच अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इधर तो न्यूक्लियस है तो इधर तो नहीं जाएगा। ये सारा इफेक्ट बाहर की तरफ लगता है। जितने अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लीजिए हम एक लाइन में खड़े हैं और हमारे आगे है दीवार है, मान लो खिड़की है जहां हम कुछ सामान ले रहे हैं या टिकट कटा रहे हैं, तो बीच में जो कोई धक्का देगा, हमको पीछे से धक्का दिया तो हमने आगे वाले को एग्जर्ट कर दिया, आगे वाले ने धक्का दिया तो पीछे वाले को एग्जर्ट कर दिया।
तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया बीच में, लेकिन सबसे किनारे वाले को जो धक्का लगेगा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं उसको जो है सपोर्ट कर रहा है। तो यही है, यहाँ पर जितने एक दूसरे का रिपल्सन है, ये सारे रिपल्सन आपस